हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स एंड देयर मैनेजमेंट सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है कैटेगराइजेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉइल्स बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि हम गुणों के आधार पर जो समस्याग्रस्त जो मृदाएं होती है उनकी कैटेगरी देखने वाले हैं, उनके टाइप्स देखने वाले हैं हम आज की क्लास में। यानी कि किस गुण के आधार पर को टोटल कितने प्रकार की समस्याग्रस्त मृदाएं होती है वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। इसलिए क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए क्लास के अंत तक जुड़े रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यदि आपको पुराने पेपर या गेस्ट पेपर चाहिए वो आपको कहाँ मिलेंगे ये मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें। तो आज की क्लास में हम उसके जो समस्याग्रस्त मृदाएं होती है उनके एक वर्गीकरण यानी कैटेगरी के अनुसार हम उसमें वर्गीकरण देखने वाले हैं गुणों के आधार पर। तो मृदा एक गतिशील प्राकृतिक संसाधन है जो पौधों की वृद्धि का समर्थन करती है, यानी कि जो मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, वो एक प्राकृतिक संसाधन है, एक नेचुरल रिसोर्स होता है जो क्या करता है कि सपोर्ट करता है प्लांट की ग्रोथ में, यानी कि जो पौधा होता है उसकी ग्रोथ ये वृद्धि करने में ये अपना समर्थन देती है। हालांकि कुछ मिट्टियों के अवांछनीय गुण होते हैं जो कृषि के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं, यानी कि जो सभी मृदाएं ऐसी नहीं होती जो पौधों को वृद्धि में ग्रोथ के लिए समर्थन करे। कुछ मृदाओं में ऐसे भी कुछ अवांछनीय गुण होते हैं जो किसानों को या कृषि में समस्या उत्पन्न करते हैं या पौधों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये कितने प्रकार की होती है? ये टोटल होती है 5 प्रकार से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो प्रॉपर्टीज के आधार पर जो समस्याग्रस्त मृदाएं होती है उनको 5 भागों में बांटा गया है। पहली होती है भौतिक, दूसरी होती है रासायनिक, जैविक, पोषक तत्वों के आधार पर और अपरदन यानी इरोजन के आधार पर हम 5 भागों में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फिर आगे जो ऐसे जो एसिड सॉइल होती है या जो क्षारीय सॉइल होती है या फिर कोई लवणीय मृदाएं होती है उनको हम आगे एक एक करके सारी मृदाओं को पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में हम कैटेगरी के हिसाब से जो वर्गीकरण होता है वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक समस्याग्रस्त मिट्टी यानी कि फिजिकल प्रॉब्लम सॉइल की बात करते हैं। तो ये क्या करती है, जो मृदा के जो भौतिक गुणों को की खराब स्थिति के कारण क्या होता है कि जो रूट ग्रोथ होती है या जड़ वृद्धि जिसे हम कहते हैं, जल संचलन या वायु संचार को बाधित करती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो मृदा के कण होते हैं उनमें कुछ बनावट या उनके जो आकार होते हैं उनमें कुछ बदलाव आता है या संरचना में कुछ बदलाव आता है, जिसके कारण क्या होता है कि जड़ की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती, जल का संचयन या जल का जो सरंध्र होते हैं, जो रंध्र होते हैं उनमें जल का आवागमन नहीं हो पाता है, या फिर जो वायु संचार होता है उसमें ये बाधा उत्पन्न करती है। तो हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम सॉइल यानी कि भौतिक समस्याग्रस्त मिट्टियों के प्रकार देखने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहले आती है कॉम्पैक्टेड सॉइल्स यानी कि जो दबी हुई मिट्टी होती है या संकीर्ण मृदा जिसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम मशीनरियों का प्रयोग करते हैं या फिर हम इसमें लगातार जुताई करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो इसकी ब्लड डेंसिटी होती है यानी कि इसका जो घनत्व होता है वो अधिक हो जाता है, जो कण होते हैं वो दब जाते हैं, उनमें जो बीच के जो रंध्र होते हैं उनका जो स्थान होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि या उसमें या नहीं तो वायु का अच्छा संचार होगा, ना ही उसमें जल का अच्छा आवागमन होता है होगा, और ना ही उसमें पौधों की जो रूट होती है, जो प्लांट ग्रोथ होता है उसमें पौधों की जो रूट होती है वो प्रवेश नहीं कर पाती और अपना विकास नहीं कर पाती, जिससे पौधा इफेक्टेड होता है या पौधा प्रभावित होता है। लगातार जुताई, भारी मशीनरियों के उपयोग या अति चराई के कारण अधिक घनत्व यानी हाई ब्लड डेंसिटी होती है। जड़ों की पेट में बाधा यानी कि जो जड़ों की जो पौधों की जो रूट होती है उसमें वृद्धि नहीं हो पाती है। जल प्रवेश में कमी, सूक्ष्म जीव गतिविधियों में भी कमी आ जाती है क्योंकि जो रंध्र होते हैं वहां पे सूक्ष्म जीव रहते हैं, वहीं पे जो पौधों के लिए आवश्यक जो जल होता है वो वहां पे रहता है। तीसरा, वहां पे जो O2 होती है, ऑक्सीजन जो होता है, जहाँ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं वो भी वहीं पे रहती है, तो ऊपर से दबाव लगने के कारण क्या होता है वो रंध्र होते हैं वहां पे जो स्थान होता है वो कम हो जाता है। और इसका जो प्रबंधन हम किस तरह से कर सकते हैं, या तो हमें गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि मिट्टी में जो रंध्र होते हैं वो ज्यादा हो सके, वहां पे O2 का अच्छा आवागमन हो सके, सूक्ष्म जीव भी अपनी गतिविधि जो है वो सक्रिय रूप से कर सके। या फिर हमें उसमें जैविक पदार्थ ऐड करने चाहिए यानी कि जैविक पदार्थों का समावेश करना चाहिए, एडिंग ऑर्गेनिक मैटर हमें उसमें मिलाना चाहिए।
या जो यांत्रिक हस्तक्षेप होता है उसमें हमें कम करना चाहिए, यानी भारी मशीनरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अत्यधिक चराई नहीं करनी चाहिए और जैविक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए और जो गहरी जुताई हमें उसमें करनी चाहिए। फिर आती है जल भराव वाली मिट्टी, यानी वाटर लॉक्ड सॉइल की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मृदा में जल का भराव हो जाता है। लंबे समय तक जल का भराव होने के कारण क्या होता है कि जो पोषक तत्व होते हैं वो नीचे के संयंत्रों में चले जाते हैं। दूसरा, जो रंध्र होते हैं जहाँ पे O2 रहती है, जो ऑक्सीजन होती है वो वहां पे रहती है, तो वहां पे पानी भर जाने के कारण क्या होता है, वायु का संचार अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे जो जड़ें होती है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ये एनारोबिक यानी ऑक्सीजन रहित स्थिति बनाता है, जिससे जड़ों की श्वसन क्रिया और सूक्ष्म जीव गतिविधियां प्रभावित होती है। यानी कि जब जल जो रंध्र होते हैं उनमें जल भर जाएगा तो पौधों की वृद्धि नहीं हो पाएगी क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होगी क्योंकि उन्हें भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और वो अपनी गतिविधि नहीं कर पाएंगे। मैनेजमेंट किस तरह से करना चाहिए, तो जल भराव होता है तो उसकी जल निकासी की हमें अच्छी व्यवस्था रखनी चाहिए ताकि जल भराव ना हो, तो ये समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। उठी हुई क्यारियों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि जो हम क्यारियां बनाते हैं वो थोड़ी ऊंची ऊंचाई पर होनी चाहिए ताकि वहां पे जल का भराव ना हो। आवरण फसलें उगाना या गहरी जड़ों वाली फसलों का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जल भराव वाली मिट्टियों में प्रबंधन कर सकते हैं या मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। फिर आती है बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी में क्या होते हैं कि कण जो होते हैं उनका आकार थोड़ा बड़ा होता है, जिसके कारण वो पोषक तत्वों को वहां पे रोक नहीं पाते हैं या जल जो होता है उसको भी वो रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि जो उनके बीच में जो रंध्र होते हैं वो उनकी जो बड़े कण होने के कारण वो रंध्र ज्यादा होते हैं, वहां पे पानी और जो पोषक तत्व होते हैं उनको वो रोक नहीं पाते हैं और जिसके कारण ये समस्या ग्रस्त मृदाओं के अंतर्गत आती है। सूखे और अपरदन की संभावना अधिक होती है। इसमें हमें क्या इसका प्रबंधन किस तरह से कर सकते हैं, तो इसमें हमें ऑर्गेनिक मैटर ऐड करना चाहिए। जो गीली घास होती है यानी कि हमें मल्चिंग इसमें अपना सकते हैं। इसके साथ ही जो मिट्टी सुधारक जो होते हैं जैसे कि चिकनी मिट्टी या बायोचार का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। एक आती है हेवी क्ले सॉइल्स यानी मृतिका युक्त मिट्टी होती है। इसमें क्या होता है कि बलुई मृदा में कण जो होते हैं वो बड़े होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो कण होते हैं वो छोटे होते हैं, जिसके कारण जल इसमें प्रवेश जो करता है वो धीरे धीरे करता है, यानी कि अचानक या जो नियमित जो गति होती है उस हिसाब से इसमें उस गति से इस मिट्टी में जो जल होता है वो प्रवेश नहीं करता है। धीरे धीरे उसमें जो जल होता है वो प्रवेश करता है और वायु संचार भी खराब होता है। सूखी अवस्था में इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो क्ले सॉइल होती है, जो काली मृदा होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे वो मृदा सूख जाती है यानी वहां पे जल सूख जाता है तो उसमें ऐसे दरारें चल जाती है। और जो गिल्ली यदि वो थोड़ी सी गिल्ली हो जाती है या उसमें थोड़ा सा पानी वहां पे इकट्ठा होता है तो वो दलदली हो जाती है, चिपचिपी रहती है। तो ये समस्या आपको इसमें देखने को मिलती है, किसमें, हेवी क्ले सॉइल्स में। इसका प्रबंधन हम किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके प्रबंधन में हम जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं, जैविक संशोधन यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का प्रयोग कर सकते हैं, गहरी जुताई करना चाहिए और नियंत्रित सिंचाई करना चाहिए, यानी कि हमें इसमें जो कंट्रोल्ड इरिगेशन करना चाहिए, डीप प्लोइंग करनी चाहिए, यानी गहरी जुताई इसमें करनी चाहिए। ये हमारे थे फिजिकल प्रॉब्लम सॉइल के प्रकार जो कि हमने यहाँ पे देखे और बहुत ही आसान है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। और फिर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉब्लम सॉइल्स यानी रासायनिक समस्याग्रस्त मृदाओं के बारे में या मिट्टियों के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जो इन मिट्टियों में असंतुलित रासायनिक गुण होते हैं जो पौधों की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से गुण होते हैं उन पर हम एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल प्रॉब्लम सॉइल्स यानी कि रासायनिक समस्याग्रस्त मिट्टियों के प्रकार हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले आती है अम्लीय मिट्टी। तो अम्लीय मिट्टी क्या होती है कि आपने पीएच स्केल का नाम सुना होगा, वहां पे 0 से 14 तक अंक होते हैं जो सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने ये पीएच स्केल दी थी। और इसमें 7 जो नंबर होता है वो होता है उदासीन, यदि 7 से यदि ज्यादा होता है तो वो होती है क्षारीय मृदाएं और यदि 7 से कम होती है तो वो होती है अम्लीय मृदाएं। तो पीएच जो अम्लीय मिट्टी होती है उसमें जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, यानी कि लगभग 6 जो 5.5 होता है उससे कम होता है, लेकिन जो जो फसलों के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है वो 6.5 से लेकर 7.5 है, यानी 6.5 से लेकर 7.5 तक अच्छी मानी जाती है। तो अम्लीय मिट्टी जो हानिकारक होती है वो होती है पीएच जिनका 5.5 से कम हो, जो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हो जाती है, यानी कि जहाँ पे वर्षा अधिक होती है। और वो कौन कौन से क्षेत्र रहते हैं वो हम कल की क्लास में हमने पढ़ा था, यानी कि जो
कल की क्लास आपने यदि नहीं देखी है तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पे हमने बताया था कि अम्लीय मृदाएं कौन से क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है और क्यों पाई जाती है, क्षारीय मृदाओं कौन से क्षेत्र में ज्यादा पाई जाती है और क्यों पाई जाती है, इन सभी का कारण हमने कल की क्लास में देखा था, तो वो क्लास आप जरूर देखें। तो अम्लीय मृदाओं में किसकी अधिकता होती है, यानी कौन से तत्व अधिक पाए जाते हैं, तो जो अम्लीय मृदाएं होती है उनमें एल्यूमिनियम और जो मैग्नीज जो होते हैं, यानी कि जो तत्व होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, उनकी जो उप, मतलब उनकी जो उपयोगिता होती है या उनकी उपस्थिति ज्यादा होती है। और जो क्षारीय मृदाएं जो होती है उनमें कैल्शियम और फास्फोरस की अधिकता होती है। जो अम्लीय मृदाएं होती है उनमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। और इसका हम सुधार किस तरह से कर सकते हैं, तो इसके सुधार के लिए हमें क्या अपना इसमें प्रयोग करना चाहिए, तो इसमें हमें प्रयोग करना चाहिए चूना यानी डोलोमाइट, जिसका सूत्र होता है CaCO3, ये आपको याद रखना है। इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैविक खाद का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, यानी ऑर्गेनिक मेन्योर का हम प्रयोग कर सकते हैं। और प्रॉपर फर्टिलाइजेशन हमें इसमें करना चाहिए, उचित उर्वरक प्रबंधन हमें इसमें करना चाहिए। फिर आती है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी कौन सी होती है, जिसमें अत्यधिक घुलनशील लवण होते हैं, जिससे बीज अंकुरण और पौधों की वृद्धि जो होती है वो प्रभावित होती है। यानी कि जो बीज होता है वो समय पर या अच्छे से अंकुरित नहीं हो पाता है, जर्मिनेशन नहीं हो पाता है इसमें, और जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है यानी कि जो वृद्धि होती है वो भी इफेक्टेड होती है, प्रभावित होती है। सतह पर सफेद परत का जमाव हो जाता है, यानी कि जो लवणीय मृदाएं होती है उनमें क्या होता है कि जो मृदा की जो ऊपरी सतह होती है वहां पे सफेद परत जम जाती है, जिससे क्या होता है कि ये लवणीय मृदा है उसका पता चलता है। इसका मैनेजमेंट हमें किस तरह से करना चाहिए, तो अच्छी गुणवत्ता वाले पानी से लीचिंग करनी चाहिए, ताकि जो लवण होते हैं वो पानी के साथ घुलकर नीचे के संस्तरों में चले जाते हैं और मृदा जो होती है वो अच्छी हो जाती है, यानी उदासीन या फसल उत्पादन के लिए अच्छी हो जाती है। उचित जल निकासी या जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं हमें इसमें, यानी कि जिप्सम का यदि हम प्रयोग करेंगे तो भी लवणीय मृदाओं को सुधारा जा सकता है। फिर आती है क्षारीय मृदाएं। क्षारीय मृदाएं क्या होती है, जिनका पीएच 7.5 से ज्यादा होता है। इनमें क्या होता है, सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, यानी कि जो सोडियम सामग्री जो होती है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, जिससे मिट्टी बिखर जाती है और पारगम्यता कम हो जाती है, यानी कि इसमें पारगम्यता कम हो जाती है और मिट्टी जो होती है वो बिखर जाती है। इसकी जो ऊपरी परत होती है वो कठोर होती है, जिससे जड़ों की पेट प्रभावित, यानी कि जो जड़ें होती है उनका जो ग्रोथ होती है वो कमजोर हो जाती है या प्रभावित होती है। मैनेजमेंट के लिए इसमें हम जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं, जैविक पदार्थों का प्रयोग कर सकते हो, उचित सिंचाई, यानी कि ज्यादातर जो फसलें जो मिट्टी होती है उसको सुधारने के लिए हम जैविक पदार्थ जो होते हैं यानी ऑर्गेनिक मैटर का प्रयोग करना चाहिए। और सिंचाई की हमें सही नियमित सिंचाई करनी चाहिए, यानी कि हमें तभी हम मृदाओं को सुधार सकते हैं। और उसमें जो सारी मृदाएं होती है उसमें हम जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारी थी केमिकल प्रॉब्लम सॉइल। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉइल, यानी कि जैविक समस्याग्रस्त मिट्टी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है कि पुअर माइक्रोबियल एक्टिविटी, यानी कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी जो गतिविधियां होती है वो कमजोर हो जाती है। जो रोगजनक होते हैं उनकी संख्या अधिक हो जाती है, वो सक्रिय ज्यादा हो जाते हैं। और जो मेकिंग देन अनसस्टेबल फॉर हेल्थी प्लांट ग्रोथ, यानी कि जो स्वस्थ जो वृद्धि पौधे होते हैं उनकी वृद्धि नहीं हो पाती है, स्वस्थ वृद्धि नहीं हो पाती है, ये होती है जैविक समस्याग्रस्त मिट्टी। इन टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉइल की बात करेंगे, जैविक समस्याग्रस्त मिट्टियों के प्रकार। तो इसमें सबसे पहला आता है कम सूक्ष्मजीव सक्रियता वाली मिट्टियां, यानी कि लाभकारी सूक्ष्मजीवों की कमी के कारण पोषक तत्वों का चक्रण सही नहीं हो पाता, यानी कि यदि मिट्टियों में सूक्ष्म जीव सक्रिय नहीं हो पाएंगे तो ऑर्गेनिक मैटर को या मृदा में पोषक तत्वों का चक्रण नहीं कर पाएंगे। यदि पौधे को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो अपनी अच्छी से ग्रोथ नहीं कर पाता है। इसके साथ जैविक पदार्थों की कमी के कारण मिट्टी की संरचना खराब होती है, यानी कि यदि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो गतिविधि नहीं करेंगे, सक्रिय नहीं होंगे, तो इससे क्या होता है कि वो जैविक पदार्थों का अपघटन नहीं करेंगे, विघटन नहीं करेंगे, और उनकी कमी के कारण मिट्टी की संरचना जो होती है, जो सॉइल स्ट्रक्चर जो होती है वो भी खराब हो जाती है। इसके लिए हम प्रबंधन किस तरह से करेंगे, मैनेजमेंट किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए हम जैविक पदार्थों का प्रयोग करेंगे, इन्हें ऑर्गेनिक मैटर का प्रयोग करेंगे, बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, इसके साथ ही जो कंपोस्ट का प्रयोग करेंगे ताकि सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़े और वो पोषक तत्वों का अच्छे से चक्रण करे और पौधा जो है अच्छी वृद्धि करे। एक आती है रोगग्रस्त मिट्टी, यानी कि जिसमें हम जो फफूंद बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं, सूत्रकृमि जैसे जो जीव होते हैं, जो सूत्रकृमि होते हैं, जैसे मृदा जनित रोगों की अधिकता, यानी कि मृदा में बैक्टीरिया होते हैं अधिक, या
फफूंद जो होते हैं या सूत्रकृमि जो होते हैं उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि रोगों का प्रकोप ज्यादा होता है। जड़ों का सड़ना, मुरझाना और अंकुर अंकुर से जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इसमें क्या होता है, जो जड़ें होती है वो सड़ जाती है, जो मुरझा जाती है, यानी जड़ें का अच्छी वृद्धि नहीं हो पाती है, या जो अंकुरण होता है वो उसमें भी समस्या आपको देखने को मिलती है। प्रबंधन हमें किस तरह से करना चाहिए, फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन हमें अपनाना चाहिए, सोलराइजेशन यानी कि सौर उपचार हम अपना सकते हैं, जैविक नियंत्रण की विधियां हम इसमें अपना सकते हैं, यानी कि हमें जैविक नियंत्रण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। फसल चक्र करने का क्या फायदा होता है कि जैसे कुछ निमेटोड या कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फसल किसी फसल विशेष में ये अपना प्रकोप दिखाते हैं। यदि हम फसल चक्र अपनाते हैं तो इसको यदि होस्ट क्रॉप नहीं मिलती है तो अपनी क्रिया नहीं कर पाता है, अपनी वृद्धि नहीं कर पाता है, और वो धीरे धीरे अपना प्रकोप कम हो जाता है उसका। फिर आता है अपर्दित मिट्टी, यानी कि अगला जो टाइप आता है वो आता है अपर्दित मिट्टी, यानी अपर्दन किस तरह से होता है मिट्टियों का, कि इन मिट्टियों की ऊपरी सतह प्राकृतिक या मानव जनित कारणों के कटाव के कारण नष्ट हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं अपर्दन। और ये कितने प्रकार का होता है, ये होता है 3 प्रकार का। एक होता है जल अपर्दन, एक होता है वायु अपर्दन, और एक होता है जो मानव जनित यानी कि कृत्रिम रूप से मानव द्वारा जो अपर्दन किया जाता है, ये होता है 3 प्रकार का। तो जल अपर्दन क्या होता है कि इसमें क्या होता है, मिट्टी के जो ऊपरी सतह होते हैं या ऊपरी के जो कण होते हैं वो जल के साथ घुलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं जल अपर्दन, यानी कि वाटर इरोजन जिसे हम कहते हैं। वर्षा जल के प्रभाव के कारण मिट्टी का कटाव होता है, इसमें चादर अपर्दन, रील अपर्दन या गली अपर्दन शामिल होती है। फिर आता है पवन अपर्दन, यानी कि वायु के साथ क्या होता है कि जो कण होते हैं वो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो ऊपरी जो पोषक तत्वों वाली जो मिट्टी होती है, जहाँ पे जो पौधे अपने जो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं या पौधे अपनी वृद्धि करते हैं, तो वो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की वजह से वहां की जो समस्याग्रस्त मिट्टी उत्पन्न होती है। यानी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अधिक होता है, जहां तेज हवा ढीली मिट्टी और को उड़ा ले जाती है। ये फिर आता है कि भूस्खलन और मानव जनित अपर्दन, यानी वनों की कटाई, खनन और अति चराई से जो अपर्दन की गति होती है वो तेज हो जाती है। और इसका मैनेजमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि अपर्दन का मैनेजमेंट हम किस तरह से करेंगे, तो समुचित जुताई, वनीकरण, सीढ़ीदार खेती और आवरण फसलों का उपयोग करना चाहिए। यानी हमें इसमें आवरण फसलों का यदि हम प्रयोग करते हैं तो हवा का सीधा प्रकोप मिट्टी पे नहीं पड़ता है, और जिससे क्या होता है कि जो मिट्टी होती है उसका वायु अपर्दन कम हो जाता है। यदि हम सीढ़ीदार खेती का प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या होता है, जल का प्रवाह जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे जल पर अपर्दन नहीं होता है। वनीकरण या समोचित जुताई करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो भूस्खलन होता है या मानव जनित जो अपर्दन होता है उसमें कमी आ जाती है, या वो मैनेजमेंट या प्रबंधित हो जाता है। फिर अगला जो प्रकार आता है वो होता है न्यूट्रिएंशियल प्रॉब्लम सॉइल, यानी पोषण संबंधी समस्याग्रस्त मिट्टियां। तो इन मिट्टियों में पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे फसल उत्पादन कम हो जाता है, यानी कि जितनी रिक्वायर्ड होती है प्लांट को ग्रोथ करने के लिए उसकी जो जो उपयोगिता होती है उससे कम पोषक तत्व मिट्टी में होते हैं, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। वो पोषण संबंधी समस्याग्रस्त मिट्टियों के प्रकार, यानी कि 2 प्रकार से यहाँ पे समस्याग्रस्त मिट्टियां आपको देखने को मिलेगी। एक तो होती है पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी, और एक होती है पोषक तत्वों वाली की अधिकता वाली मिट्टी, यानी कि कुछ पोषक तत्वों की यदि अधिकता हो जाती है मिट्टी में तो वो भी हानिकारक हो जाते हैं, या फिर किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो वो भी हानिकारक होती है, यानी कि वो भी पौधों पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, उनको प्रभावित करती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी, यानी ऐसी मिट्टियां जिनमें जो जिनमें आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो कि मुख्य पोषक तत्व होते हैं एनपीके, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे लोहा, जिंक, तांबा की कमी होती है। इसके कारण क्या होता है, जो पत्तियां होती है वो पीली हो जाती है, किसके कारण, क्लोरोसिस के कारण, और छोटी वृद्धि होती है, यानी कि जो तने की जो वृद्धि होती है वो नहीं हो पाती है, फूलने या फैलने की कमी शामिल होती है, यानी कि जो फ्लावरिंग जो होती है या फ्रूटिंग जो होती है वो इसमें पुअर यानी कमजोर हो जाती है, जिसमें अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, फ्रूटिंग नहीं हो पाती है, और जो स्टेंटेड यानी तने की जो ग्रोथ होती है वो भी इसमें अच्छी नहीं हो पाती है। प्रबंधन हमें किस तरह से करना है, तो उसमें संतुलित उर्वरक हम देते हैं, जिससे उसको पोषक तत्व जो एनपीके होते हैं या लोहा, जिंक, तांबा जो 17 पोषक तत्व पौधे को आवश्यक होते हैं वो सभी
नियमित रूप से उसको मिलेंगे तो पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा, अच्छा उत्पादन देगा, उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और उसमें फ्रूटिंग भी अच्छी होगी, तो उत्पादन भी अच्छा होगा। संतुलित उर्वरक दें, जैविक और अजैविक का प्रयोग करें, पत्तियों द्वारा पोषण और उचित मिट्टी परीक्षण करें, यानी कि जो प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग भी हमें इसमें करना चाहिए। एक आता है टॉक्सिसिटी ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, यानी कुछ तत्वों की विषाक्तता, यानी कि यदि मृदा में कुछ पोषक तत्वों की अधिकता भी हो जाती है, जैसे नाइट्रोजन की यदि मृदा में अधिकता होती है तो उससे क्या होता है कि जो पौधा होता है उसकी वृद्धि तेज हो जाती है या वृद्धि ज्यादा होती है, या उसके जो पौधे के जो पत्ते होते हैं ज्यादा हरे होते हैं, जिससे रोग या कीटों का प्रकोप भी ज्यादा होता है। पौधा अधिक वृद्धि करेगा तो वायु या तेज वायु में वो गिरने की समस्या भी आपको देखने को मिलती है। और भी ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो अधिक पोषक तत्वों की मतलब अधिकता के कारण भी नुकसान देते हैं या प्रभावित करते हैं। सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीज जैसे विषाक्त तत्वों का उच्च स्तर जो पोषक तत्वों का अवशोषण को रोकते हैं, यानी कि जो सारी मृदाएं होती है उसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है और जो एल्यूमिनियम और जो मैग्नीज होता है वो अम्लीय मृदाओं में ज्यादा पाया जाता है। तो इसका हम प्रबंधन किस तरह से कर सकते हैं, या विषाक्तता में पौधों में मुरझाने, जड़ों के क्षतिग्रस्त होने और खराब प्रदर्शन का कारण बन सकती है। प्रबंधन हम किस तरह से कर सकते हैं, तो हानिकारक तत्वों की लीचिंग, जैविक पदार्थों का समावेश और जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जो हानिकारक तत्व होते हैं जैसे कि जो यदि अम्लीय मृदाओं में एल्यूमिनियम की मात्रा ज्यादा है तो लीचिंग द्वारा या जिप्सम का प्रयोग करके, लीचिंग तो उसमें नहीं होगी, जिप्सम द्वारा हम उसमें जो एल्यूमिनियम की मात्रा को कम करके उससे मृदा का प्रबंधन कर सकते हैं या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास थी जिसमें हमने गुणों के आधार पर जो समस्याग्रस्त मिट्टियां जो होती है उनके प्रकार देखे, यानी उनकी कैटेगरी देखी। तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आसान भाषा में हमने इसको समझाने का प्रयास किया आपको। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, टॉपिक समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताएं। पुराने पेपर नोट्स वगैरह जो होते हैं वो मिलते हैं आपको टेलीग्राम चैनल में, और भी जो नोट से संबंधित या स्टडी मटेरियल से संबंधित जो भी अपडेट होती है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन होना बिल्कुल ना भूलें और इस क्लास को अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। तो जल्दी मिलेंगे नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।